नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि एक अच्छा फंड बताइए। अब ये अच्छा फंड क्या होता है? अच्छा फंड चुनने के पैमाने क्या है? क्या ये अच्छा फंड ऐसा हो जो आपको बहुत बम्पर मुनाफा कमा के दे? क्या ये अच्छा फंड ऐसा हो जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपके साथ रहे? कैसा होता है एक अच्छा फंड और अच्छा फंड चुनने के पैमाने क्या होते हैं, इसको जरा बारीकी से आज समझते हैं। हमारे साथ हैं एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स पंकज मठपाल। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस शो में। और हमने आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से ही ये टॉपिक निकाला है कि अच्छा फंड कैसे चुने। लोग बड़ा वेगली लिख देते हैं कि हमें कोई अच्छा फंड बताइए जिससे लंबे टाइम में हमें मुनाफा हो, जो हमारे साथ हमारे निवेश को आगे बढ़ाते रहे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हम डेफिनेटली अपना गोल सेट करते हैं, अपना होराइजन सेट करते हैं कि हमें कितनी देर के लिए निवेश करना है और कितनी राशि हमें चाहिए किसी अपने निवेश से। लेकिन फंड को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे एक एक करके पैरामीटर समझना चाहती हूँ कि कोई एक फंड को चूज करने के पीछे किन पैमानों को हमें समझना और सोचना चाहिए, और उसमें सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होगा? थैंक यू स्वाति। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी जब निवेश करता है तो एक बात तो तय होती है कि उससे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन कई बार एक स्कीम का चुनाव करने में गलती हो जाती है। पहली बात तो ये है कि अपने गोल्स के हिसाब से, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपका होराइजन है, जितने लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, या आपका रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आप फंड का चुनाव करते हैं। तो मान लीजिए आपने कैटेगरी चुन ली कि आपको लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, वो सब तय हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, अक्सर लोग एक फिल्टर लगाते हैं कहीं भी कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, और आपको उसके अंदर, मान लीजिए लार्ज कैप की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में जो बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है वो आपके सामने आ जाएंगे, और उसके आधार पर अक्सर निवेशक एक डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या जो फंड लास्ट 1 ईयर में बेस्ट था वो अगले 1 ईयर में भी बेस्ट रहेगा। तो आपने दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, उससे आपको एक आइडिया आता है कि इस फंड ने कैसा पास्ट में परफॉर्म किया है, लंबी अवधि में कैसा रहा है, और इस लंबी अवधि में अलग अलग तरह के मार्केट साइकिल्स में इसने कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आने वाले समय में जिस तरह का मार्केट आउटलुक है उसमें क्या ये फंड अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप वही देखेंगे कि पास्ट में स्कीम ने कैसा किया है, उससे आपको आइडिया मिलेगा। तो आपने सवाल पहला पूछा, तो वहां पर जरूर देखें कि परफॉर्मेंस ओवर बेंचमार्क कैसी है, किसी स्कीम का रिटर्न कितना है, लेकिन वो बेंचमार्क की तुलना में कितना है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार यदि आप देखें एक स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में 15% का रिटर्न डिलीवर किया है, तो आपको देख के लगेगा कि रिटर्न तो बहुत अच्छा है। बट यदि ये मालूम चले कि उस पीरियड में निफ्टी 50 यानी कि एक लार्ज कैप इंडेक्स का रिटर्न उससे अधिक रहा, मान लीजिए 20% रहा, तो ऐसे में वो 15% अच्छा नहीं है। और वहीं पर यदि इंडेक्स का रिटर्न सिर्फ 5% रहा, लेकिन आप जो स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका रिटर्न 10% रहा, तो ये भी अच्छा है। तो इसके लिए बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपकी स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इस बात को देखें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फंड की बेंचमार्क से तुलना करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का अपना एक बेंचमार्क होता है, जैसा कि एक समझाया भी पंकज जी ने कि उसका जो इंडेक्स है उसके मुकाबले फंड ने कैसा किया है, ये हो सकता है समझने का। देखिए, पैसा आपका है, आपको निवेश करना है, ये बारीकियां तो आपको अपने निवेश में समझनी और जाननी ही होंगी। और इसमें एक अच्छे फंड मैनेजर और का भी रोल होता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और एक अच्छा जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो आपको सही ढंग से एडवाइस कर सकता है। अब अगला जो पैरामीटर समझे वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकलिटीज भी होती है पंकज जी किसी फंड को जानने और समझने की। हम कहते हैं कि फंड का अल्फा देखिए, फंड का बीटा देखिए, शार्प रेशो, और बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं इनमें भी सबसे सरल भाषा में आपसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जानना चाहती हूं कि जिससे मालूम चले कि आने वाले टाइम में फंड कैसा करेगा। इसको लेकर कोई ऐसा पैरामीटर है जो समझा पाए हमें? बिल्कुल।
देखिए, आपने सही कहा कि बहुत सारे चीजें हैं, हम अल्फा, बीटा, टेनर रेशो, शार्प रेशो, इन सब की बात करते हैं। लेकिन समझना ज़रूरी है कि जैसा मैंने कहा कि रिटर्न बेंचमार्क के से ऊपर होने चाहिए। अब जैसे यदि मैं बात करूँ निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की, तो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है 50 स्टॉक्स ना हो, अगर वो लार्ज कैप फंड भी है, 30-40 हो या उनका वेटेज अलग हो। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि यदि आप 2 फंड्स को देख रहे हो या बेंचमार्क के मुकाबले कंपेयर कर रहे हो, और ये बात भी तय हो गई कि आपका जो फंड जो आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बेंचमार्क की तुलना में बेहतर रही है। बट अब ये देखना ज़रूरी है कि वो बेहतर कैसे रही है, उसमें कितना रिस्क लिया गया। क्योंकि यदि आप इंडेक्स फंड में कर रहे हैं, तब तो मतलब आपका रिस्क वही है जो कि उस इंडेक्स में है, क्योंकि सेम इंडेक्स को आपका इंडेक्स फंड एक रेप्लिकेट करता है। लेकिन जब आप एक एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पोर्टफोलियो में उस बेंचमार्क की तुलना में थोड़े से बदलाव होते हैं, और इसी वजह से आपके रिटर्न्स उस बेंचमार्क के मुकाबले अच्छे या उतने अच्छे नहीं होंगे। तो ये जो चेंज है वो देखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा आप अल्फा देखें। अल्फा, बाकी चीज अगर ना भी देख रहे हो तो अल्फा जरूर देखें। अल्फा से मालूम चल जाएगा आपको कि आपकी स्कीम ने अगर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किए हैं तो वो क्या सेम डिग्री ऑफ रिस्क जितना कि उस इंडेक्स में था उसी के साथ आए हैं, या फिर ज्यादा रिस्क लिया गया है। तो ज्यादा अल्फा होगा तो ये बेटर है, कम से कम उस पर आप ध्यान जरूर दें। जब भी पहली चीज बेंचमार्क के मुकाबले कंपेयर करें, और अगर बेंचमार्क से अधिक आया है, अधिक नहीं आया है तो बात वही खत्म हो जाती है, लेकिन अधिक आया है तो जरूर चेक करें कि अल्फा कितना है। अल्फा ज्यादा होगा तो इसका मतलब कम रिस्क के साथ स्कीम ने बेटर रिटर्न जनरेट किए हैं। ये फंड मैनेजर की खासियत होगी। अब आपने पूछा कि आगे के लिए, अब यहाँ पर स्वाति एक बात बहुत जरूरी है कि जो सेबी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है, हम लार्ज कैप फंड की बात करें तो 80% ऑफ टोटल असेट मिनिमम लार्ज कैप ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। मिड कैप की बात करें तो मिनिमम 65% एलोकेट करना होता है। पर उसके अलावा जो है उसका क्या। अब मान लीजिए मिड कैप फंड है और फंड मैनेजर ने वहां पर बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में कर दिया मैक्सिमम, और रिटर्न्स अच्छे आ गए। पर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको मिड कैप में करना है, तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव है शायद वो पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से कुछ फंड्स में हमने देखा कि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। अब आपने सोचा कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है और विद इन फ्लेक्सी कैप इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने देखा कि उसके पोर्टफोलियो में से 25-26% एलोकेशन सिर्फ इंटरनेशनल स्टॉक्स का है, और जैसे ही इंटरनेशनल स्टॉक्स में गिरावट आई तो वहां पर गिरावट बहुत देखी गई। तो ये बात भी देखना जरूरी है कि आने वाले समय में आप उस फंड से क्या उम्मीद करते हैं। ये डेफिनेटली शायद एक आम आदमी के लिए इसको समझ पाना मुश्किल हो, इसीलिए आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को फिल्टर करके उसमें इन्वेस्ट करने से आपको शायद भविष्य में जो आप चाहते हैं वो संभव ना हो पाए। तो इसके लिए आपको जो फंड का पोर्टफोलियो है उसको भी समझना पड़ेगा कि किस तरह के सेक्टर्स में एलोकेशन है, और किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में उस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। बिल्कुल, तो सेक्टर एलोकेशन देखना और समझना भी ज़रूरी है। जैसे जैसे आप निवेश में आगे बढ़ते जाते हैं, आप भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप भी समझना शुरू करते हैं कि हाँ, आपके फंड मैनेजर ने आपका फंड कौन से सेक्टर में कितना एक्सपोजर लेता है, और अगर फंड मैनेजर सही टाइम पे सही सेक्टर का वो एलोकेट करता है आपके फंड में, तो डेफिनेटली मुनाफा तो आपको मिलेगा ही। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा एक पैरामीटर है समझने का कि आपका फंड आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक ये इसी से जुड़ी हुई है कि कौन से समय कौन सा डिसीजन फैसला लेना है किसी फंड मैनेजर को। तो स्ट्रैटेजी अगर गलत पड़ जाती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो इन्वेस्टर्स पर पड़ता ही है। तो आमतौर पर कैसी गलतियां हो जाती हैं यहाँ पर। फंड मैनेजर्स भी तो ह्यूमन एरर है, डेफिनेटली वो तो होगा ही, पर एक फंड को चुनने के पीछे फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर यही चाहेगा कि उसका जो फंड है जिसको वो मैनेज कर रहे हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्म करे, ताकि ज्यादा निवेशकों को फायदा हो। और डेफिनेटली अगर कोई एज अ फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म करता है तो उनके लिए प्रूव करने के लिए है कि उनका ये एक वाइज डिसीजन रहा। तो ऐसे में डेफिनेटली जब आप एक एक्टिवली मैनेज फंड को मैनेज करते हैं तो वहां पर आप उस बेंचमार्क या इंडेक्स के मुकाबले थोड़े से बदलाव करते हैं। और जब आप पास्ट में देखते हैं कि उस
इंडेक्स के मुकाबले उस फंड ने बेहतर परफॉर्म किया, इसका मतलब उस फंड मैनेजर ने उन सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जिन सेक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस आई, तो ये पास्ट में अच्छा रहा। बट अगर अब आने वाले समय में उन सेक्टर्स में उतनी तेजी की उम्मीद नहीं है, तो क्या समय रहते हुए उस फंड मैनेजर ने वो बदलाव किए या नहीं किए? अब कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ऑफ लास्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में सबसे बॉटम 10 में, बॉटम 5 में आ जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण भी आपको दे सकता हूं जो एक टाइम में बहुत ही अच्छे फंड थे और नेक्स्ट ईयर में उन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। हालांकि अगर वो फंड मैनेजर अच्छा है तो आने वाले समय में उनको ठीक कर लिया जाएगा, बट ऐसा बहुत देखा जाता है कि एक साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नेक्स्ट ईयर का बॉटम 5 में होता है। इसकी वजह यही होती है कि उस वक्त पर जो सेक्टर्स एलोकेशन होता है उसमें फंड मैनेजर बदलाव नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये सेक्टर अच्छा चलेंगे, पर वो सेक्टर नहीं चलते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि मेरे हिसाब से टॉप फंड देखने की बजाय ऐसा फंड किसी भी कैटेगरी में जिसका एलोकेशन ठीक ठाक हो, मतलब हर तरह के सेक्टर्स में अच्छा एलोकेशन हो, एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ओवरवेट ना हो, तो ये अच्छा रहेगा। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप किसी फंड मैनेजर पर बहुत भरोसा करते हो और हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि उस फंड मैनेजर ने समय रहते हुए वो चेंजेस करने चाहिए। अगर मुझे आज लगता है कि एक टाइम था जो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था 20-21 में, बट पिछले कुछ समय मैंने देखा आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सी गिरावट देखी गई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से आने वाले समय में और अच्छा होगा, तो क्या आपने बदलाव करना चाहिए, या उस वक्त जब गिरावट शुरू हुई थी क्या आपने एक्सपोजर कम किया था? तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो निवेशकों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो बातें मैं कर रहा हूँ ये किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से समझी जा सकती है। लेकिन अगर आप निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो ध्यान दें कि अच्छा फंड मैनेजर जिसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, कंसिस्टेंसी हो, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। बट सिर्फ ये देखना कि लास्ट 1 ईयर में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओके, तो चलिए अब हम मनी गुरु में शुरू करते हैं कॉलर्स के सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल पश्चिम बंगाल से संतोष कुमार जी का हम लेते हैं। थोड़ा सा नक्शल में बता दूं संतोष कुमार जी क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। इनकी उम्र 43 साल है और 3 फंड में इनका 7,000 रुपए का निवेश है। ये इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है और डिटेल्स जो उन्होंने भेजी है जरा समझें। एबीएसएल फोकस्ड इक्विटी फंड में 2000 की एसआईपी, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में 3000 की एसआईपी, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 2000 की एसआईपी इनकी है। ये इनकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी ये डिपॉजिट करते हैं। दैट मीन्स इनकी एक बेटी भी है और इन्होंने लिखा है कि इनका बेटा भी है जिनके लिए ये उनकी शादी और पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं। बेटी की उम्र 12 साल है, बेटे की उम्र 10 साल है और ये चाहते हैं 2 करोड़ रुपए इनकी शादी और पढ़ाई के लिए। ये इनका लक्ष्य है। हालांकि इन्होंने कोई रकम नहीं बताई पंकज जी कि कितनी अप्रोक्सीमेटली इन्हें रकम चाहिए होगी अपने इन गोल्स के लिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने गोल को सेट करने के साथ साथ एक सेट रकम भी आप सोच के रखें कि कितनी चाहिए। हालांकि जितनी भी इनकी एसआईपी चल रही है अभी 3 फंड में 7,000 रुपए की, उसके अलावा जो उनके पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि का जो इन्वेस्टमेंट भी है उसको जोड़कर आपको लगता है ये अपनी ये लक्ष्य पूरी कर पाएंगे? क्योंकि 43 इयर्स है अभी इनके और लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 5 से 7 साल का एक लक्ष्य है फिलहाल जो बिल्कुल नजदीकी है। बिल्कुल सही कहा स्वाति आपने। देखिए जब लंबा समय होता है तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है उसकी वजह से आपके लिए आसान हो जाता है कि छोटी राशि में भी आप बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। लेकिन जब समय कम होता है तो फिर एक ही रास्ता है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर एक चीज और है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब कब कितना पैसा चाहिए, लेकिन जो बच्चों की एज बताई है उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 से 7 साल के बाद में इन्हें अगर बच्चों की प्रोफेशनल एजुकेशन है तब जरूरत पड़ेगी। यदि हम हायर एजुकेशन की बात करें तो लगभग आपसे 9 से 11 साल का समय लगा लीजिए दोनों बच्चों के हिसाब से, तो तब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप 7,000 रुपया जो अभी निवेश कर रहे हैं, 3 एसआईपी ये कर रहे हैं, उसकी हम बात करें तो मैंने कैलकुलेट किया है कि करीब करीब मतलब इनके पास में कुछ अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं तो करीब इनके पास 5.5 लाख के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर 10 साल की बात करें तो लगभग 15.5 लाख रुपए यहाँ पर
इकट्ठे हो सकते हैं। तो अमाउंट तो काफी कम है, जितना इन्हें चाहिए उससे बहुत ही कम है। इसी तरह से हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें या पीपीएफ की, इन्होंने ये नहीं बताया कि शुरुआत कब की थी, लेकिन पीपीएफ अकाउंट अगर 15 ईयर का हम टाइम लेके चलें और आजकल क्योंकि 7.10% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन वो टाइम टाइम पर बदलता रहता है, और हम अगर 7% का एक एवरेज रेट यहाँ पे लेके कैलकुलेट करें तो लगभग 15.64 करोड़ रुपए, सॉरी मैं करोड़ में बात कर रहा हूँ आज क्योंकि इन्होंने करोड़ में सवाल पूछा है, लेकिन 15.64 लाख रुपीज यहाँ पर बन पाएंगे 15 साल में, अगर एवरेज रेट हम 7% का लेके चलते हैं। और उसी तरह से 21 ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना में यदि मैं 7.5% का एवरेज रिटर्न एज्यूम करूं तो लगभग 29.68 लाख रुपीज यहाँ पर इकट्ठे हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि काफी दूर हैं इनके जो लक्ष्य है उससे, तो ये समय के साथ इन्हें बढ़ाना चाहिए। और जो फंड का चुनाव है वो ठीक है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं फंड्स में आप थोड़ा अमाउंट और बढ़ाइए। और साथ ही क्योंकि आपके पास एक सेक्टरल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया, तो अब अगर आप पैसा बढ़ाना चाहें तो एक आप फ्लेक्सी कैप फंड को शामिल कर सकते हैं। ओके संतोष जी, होपफुली आप शो देख रहे होंगे, बात आपसे हो नहीं पाई, लेकिन क्योंकि आपके लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपको अपनी एसआईपी काफी ज्यादा स्टेप अप करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका पीपीएफ सुकन्या समृद्धि में जो इन्वेस्टमेंट है गोल के हिसाब से बेटी के लिए सही है, लेकिन एसआईपी काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा पंकज जी भी कह रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेट करके, जो कैलकुलेशन की भी है पंकज जी ने, उसके हिसाब से आप अपने एसआईपी को जरूर बढ़ाएं। अगला सवाल सुमित सिंह रावत हमें पूछ रहे हैं, ये इनका सवाल है, 35 साल इनकी उम्र है पंकज जी। कह रहे हैं कि इनकी आय है 67,000 रुपए, टेक होम सैलरी है, इतना इनको मिलता है हाथ में। इनकी 2 बेटियां हैं, 3.5 साल की एक है और एक है 4 महीने की, और इनको भी अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं 1 करोड़ रुपए, और 3 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए इन्हें चाहिए, मतलब रिटायरमेंट अमाउंट 60 ईयर्स पे, और फिर बच्चों की पढ़ाई। हालांकि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इन्होंने एक होराइजन नहीं लिखा, लेकिन हम एक मोटा मोटी टेंटेटिवली कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं। कुछ फंड्स हैं इनके, फंड्स की डिटेल्स आपके सामने है। आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी, कैनल रुबेको है, पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि में इनका भी इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही बच्चियों के लिए 1-1 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और पीपीएफ में 4,000 रुपए पर मंथ का इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अब ये अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आपसे राय चाह रहे हैं कि क्या इनका टारगेट पूरा होगा इस करंट इन्वेस्टमेंट से? देखिए, इनका मैंने भी कैलकुलेशन की है, तो जो स्कीम्स हैं वो भी अच्छी हैं। जितना अमाउंट कर रहे हैं अगर उसे 10% एवरी ईयर बढ़ाते जाएं, ये टाइम है इनके पास, तो अगर इस अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाएंगे तो ये अचीव हो सकता है। बस ये ध्यान रहे कि अभी क्योंकि इनके पास काफी समय है रिटायरमेंट के लिए, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जितनी राशि ली है उसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और बेहतर है। लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि अपना लक्ष्य जो है उससे आसानी से हासिल कर पाएंगे। ओके, तो सुमित जी, आपको एक छोटी सी यही सलाह कि मौजूदा निवेश से लक्ष्य तो पूरे कर पाएंगे, लेकिन बेटर है 10% से अगर एसआईपी बढ़ाते रहे तो इन्फ्लेशन प्रूफ एक रकम तैयार करने के लिए भी आपको अच्छी खासी मदद मिल जाएगी। अगला सवाल लेते हैं, मनोज कुमार साहब का सवाल है, और ये सऊदी अरब में रहते हैं। वहां पर इन्होंने अपने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया है, 47 ईयर्स है इनकी उम्र, और इनके पास 3 फंड है एट प्रेजेंट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और डीएसपी का स्मॉल कैप फंड है जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन तीनों ही फंड में इनका 25,000 रुपए का निवेश है। एक और ये फंड आपसे जानना चाह रहे हैं, मोस्ट लाइकली निफ्टी, मतलब एक इंडेक्स फंड हो या लार्ज कैप फंड हो जिसमें और ये अतिरिक्त 25,000 का निवेश कर सकते हैं। तो इन टोटल इनके 75,000 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है पंकज जी, वो महीने के 2 लाख तक कर सकते हैं। इनकी बेटी है जिसकी ये शादी के लिए 10 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और 13 साल में 2 करोड़ का रिटायरमेंट का भी इनका लक्ष्य है। और इन टोटल ये कह रहे हैं कि 14 करोड़ रुपए तक इनको 13 साल में मिल जाते हैं तो इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो एक तो लार्ज कैप फंड आपसे जानना चाह रहे हैं, और इंडेक्स फंड, और या फिर चौथा जो म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें 25,000 का इन्वेस्टमेंट कैसे फंड में कर सकते हैं ये? बिल्कुल,
बहुत ही देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लार्ज कैप है उसमें इंडेक्स फंड लंबी अवधि के लिए सही रहेगा, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड ये चुन सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, जो लक्ष्य लेके चले हैं उसके लिए डेफिनेटली ये कह भी रहे हैं कि 2 लाख तक, पर मैं अगर कैलकुलेशन बताऊं यहाँ पर, तो यदि ये शुरुआत 1.5 लाख रुपए हर महीना अभी से करना चाहे अगर, तो इनको 1.5 लाख रुपया महीना निवेश करना होगा इस गोल को अचीव करने के लिए। अगर हम 12% का रिटर्न यहाँ पर 12% का सीएजीआर एज्यूम करते हैं, और अगर अभी शुरुआत नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के बाद करते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसा उन्होंने कहा कि 2 लाख तक कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली 2 लाख ही कीजिए, उससे कम मत कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि आप अमाउंट बढ़ाना चाह रहे हो, तो 2 स्कीम के नाम और बताऊंगा। आप जिनमें कर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा एक लार्ज कैप भी मैंने आपको बताया कि उसको आप ऐड करें। उसके अलावा आप यहाँ पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे कि कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इन फंड्स के साथ आपका एक अच्छा इक्विटी पोर्टफोलियो बन जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि इमीडिएटली अगर शुरुआत करें तो 1.5 लाख से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बाद में करेंगे तो फिर 2 लाख से कम मत करना, ताकि आपको अपना लक्ष्य अचीव करने में दिक्कत ना आए। ओके, तो मनोज जी को थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत है। आप तो ऑलरेडी बढ़ा ही रहे हैं अपनी एसआईपी, उसको जारी रखिए और अपने निवेश की तरफ बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना ही, पर ब्रेक पर जाने से पहले तरीका बता दें कि आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। अपना सवाल पूरा लिखिएगा जरूर, पैसे किस लिए चाहिए, कितने चाहिए और कितने समय के बाद चाहिए, अपना फोन नंबर भी और पूरा नाम, उम्र और जगह के साथ। ये डिटेल्स हैं, फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल moniguru@zmedia.slgroup.com। दीजिए इजाजत, नमस्कार।